हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। और ये हमारा यूपी पुलिस बैच चल रहा है। इसमें आज हम लोग वर्णमाला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वर्णमाला। तो वर्णमाला सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो एक आवाज़ निकलती है या ध्वनि निकलती है। ठीक। तो ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो वर्ण कहलाता है। जैसे हमने बोला कल, तो इसमें का और ला दो शब्द आते हैं, लेकिन जैसे हमने सिर्फ बोला का, तो इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये का हमारा एक वर्ण हो गया। ठीक। तो अब हम लोग वर्ण सीख चुके हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, आ। ये हमारा आ से लेके स्रा तक ये हमारी वर्णमाला है, और ये एक एक हमारे वर्ण हैं। ठीक। अब सबसे मेन इसमें प्रश्न उठता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। 2 2 4 2 6, ये 13 हो गए। इसमें 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं। इस लाइन में 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं। ठीक। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब वर्णों को हम लोग अगर मान लो पार्टीशन करें तो दो पार्टों में बांटा गया है। एक हमारा है स्वर, और दूसरे हमारे हैं व्यंजन। एक स्वर और दूसरा हमारा व्यंजन। तो सबसे पहली बात होती है कि स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, या जिनके उच्चारण के लिए हमको किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम लोग उसे स्वर कहते हैं। जैसे आ आ हमने बोला, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ण आ की आवश्यकता पड़ी। जैसे हम बोलते हैं का, तो जब का बोलते हैं तो हमको लगता है कि जैसे का और आ साथ में बोले हैं, तो इसमें हमको आ की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे व्यंजन हो जाएंगे। जिसमें हमको किसी स्वर की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे व्यंजन हो जाएंगे, और जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो हमारे स्वर हो जाएंगे। ठीक। तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये हमारे स्वर हो गए। ध्यान देना, ये हमारे दो अंग और अ, ये हमारे स्वर नहीं हैं। तो अब स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो, 2 4, 2 6, 1 7 और 4 11। तो स्वर हमारे कितने हो गए? 11। ठीक। अब बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन हमारे कितने हो गए? ये का से लेके अंगा तक 5, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5। ये का से लेके माँ तक ये 25 वर्ण हैं। इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीभ या किसी ना किसी पार्ट से जब स्पर्श करती है तभी इनकी आवाज़ निकलती है। इसलिए हम लोग का से लेके माँ तक ये 25 वर्ण हैं, इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक। या, र, ला, व, सा, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक। ये हमारे नीचे और 12 व्यंजन और बचते हैं। ठीक है। हम लोग ध्यान देना, जब हम लोग शुरू में पढ़ाई की शुरुआत किए थे तो हम लोग इन्हीं अक्षरों से शुरू किए थे। लेकिन क्या है कि उस समय एकदम व्यवस्थित रूप से हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए हमको आज इस व्यंजन को, स्वर को या वर्णमाला को पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है। तो ये क से लेके माँ तक हमारे ये स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक। ये 5-5 का सेट है। ये का वाली लाइन में इसको का वर्ग कहते हैं। ये चा वाली लाइन में इसको चा वर्ग कहते हैं। ये टा वाली लाइन में इसको टा वर्ग कहते हैं। ये ता वाली लाइन में इसको ता वर्ग कहते हैं। ये पा वाली लाइन में इसको पा वर्ग कहते हैं। यहाँ तक ये 25 हो गए। ठीक है। अब फिर हम आते हैं स्वर की तरफ। जैसे
हमने पूरी वर्णमाला को स्वर और व्यंजन पार्ट में डिवाइड किया है, तो स्वर भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर उन्हें कहते हैं, ह्रस्व या लघु उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में हमको कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ। ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं या लघु स्वर हैं। अब जैसे ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या हमारी कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर हमारे हैं 4। आ, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। बाकी ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या होती है 7। ठीक, अब आइए हम लोग थोड़ा व्यंजन की तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया का वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारा का वर्ग हो गया। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में भी इसके और पार्टीशन हुए हैं। का वर्ग का अलग है, चा वर्ग का अलग है, टा वर्ग का अलग है, ता वर्ग का अलग है, प वर्ग का अलग है। ठीक, ये क, ख, ग, घ, अंगा, ये हमारे आवाज निकलती है एकदम कंठ से, तो इनको हम लोग कंठ व्यंजन कहते हैं। इनको हम लोग कहते हैं कंठ व्यंजन। क्यों? क्योंकि ये हमारे यहाँ कंठ से उत्पन्न होते हैं, या इनके बोलने के लिए हमको कंठ की आवश्यकता होती है, या कंठ से ही ये बोले जाते हैं। ठीक, अब हमारा हो गया च, छ, ज, झ, या, इनको हम लोग तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे तालु से निकलते हैं। इसको एक मिनट समझ लीजिए। जैसे ये हमारा गला हो गया, मान लो यहाँ पे हमारी ये जीभ है। ठीक, तो ये का वर्ण वाले जितने भी हैं ये हमारे गले से निकलते हैं। गले को हम लोग कंठ भी कहते हैं। अब मान लो जैसे ये हमारा मुंह हो गया, तो ये जो छत है हमारी छत, इसके पीछे के भाग को हम लोग तालु कहते हैं। तो ये चा वर्ण वाले जितने भी व्यंजन हैं हमारे, जीभ को जो हम छत के पिछली भाग से स्पर्श करते हैं तब ये चा वाले व्यंजन निकलते हैं। ठीक, अब बात होती है टा वाले व्यंजन की, तो इसको कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। इसको मूर्धन्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा छत, जीभ के ऊपर मान लो ये जैसे छत हो गई, छत पे जहाँ से दांत निकलते हैं उसके जस्ट पीछे जब जीभ का स्पर्श होता है तब ये ट, ठ, ड, ढ, अणा निकलते हैं, और दांत के ऊपर के भाग को हम लोग मूर्धा कहते हैं। इसलिए ये टा वर्ग वाले सारे व्यंजनों को हम लोग मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब आती है बात त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न बोलने के लिए हमारी जीभ दांत से टकराती है। क्या टकराती है? हमारी जीभ दांत से टकराती है, इसलिए इनको हम लोग दंत व्यंजन कहते हैं। ता वर्ग को हम लोग दंत व्यंजन कहते हैं। प, फ, ब, भ, म, इनको बोलने के लिए हमारे दोनों ओंठ आपस में टकराते हैं, इसलिए हम लोग इनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। का वर्ग को कंठ व्यंजन, चा वर्ग को तालव्य व्यंजन, टा वर्ग को मूर्धन्य व्यंजन, ता वर्ग को दंत व्यंजन, पा वर्ग को ओष्ठ व्यंजन। अब बात आती है या, र, ला, व। या, र, ला, व, ये
हमारे एकदम गले के अंदर से निकलते हैं, य र ला व, इसलिए हम लोग इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। स स ह, इनको बोलने के लिए हम लोगों को ऊष्मा की आवश्यकता होती है ज़्यादा, हमको ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या इनको बोलने के लिए हमारे मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है, इसलिए हम लोग इनको स स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बाकी हमारा बच्चा छ त्र ज्ञ और स्र। छ त्र ज्ञ और स्र ये दो अक्षरों से मिलके बने हैं, इसलिए हम लोग इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब बात आती है, जैसे कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि ये छ किस शब्द से मिलकर बना है या किस वर्ण से मिलकर बना है, त्र किस वर्ण से मिलकर बना है, ज्ञ किस वर्ण से मिलकर बना है, और ये स्र किस वर्ण से बना है। तो ये छ हमारा क प्लस स से मिलकर बना है, ये त्र हमारा त प्लस र से मिलकर बना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है। ये ज्ञ हमारा जो है, हम लोग सोचते हैं कि ग और या को मिलके बना है, लेकिन ये ज प्लस या, ज प्लस चाचा जाझा वाले जो लास्ट में अक्षर है या, उससे मिलकर बना है। और ये हमारा स्रा जो है, ये स प्लस रा से मिलके बना है। तो एक प्रश्न यहाँ भी उठ सकता है कि हमारे संयुक्त व्यंजन किससे मिलके बने हैं। ठीक, अब इसमें देखिए, ये क ख ग घ ङ, ये जो हमारे पांचवें अक्षर हैं, इनको हम लोग पंचमाक्षर या पांचवा अक्षर बोलते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन क्यों बोलते हैं? ङ ञ ड़ म म, इनको बोलने के लिए हमको जैसे मुंह के साथ साथ कुछ नाक से भी हवा निकलती है, और नाक को हम लोग बोलते हैं नासिका। तो इनको बोलने के लिए या पंचमाक्षर को बोलने के लिए हमको नासिका की आवश्यकता भी पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको नासिक व्यंजन बोलते हैं। ठीक, इसको आप लोग एकदम ध्यान से सीख लीजिए। लास्ट वाले को का से का वर्ग में पांचवें अक्षर, टा वर्ग वाले में पांचवें अक्षर, चा वर्ग वाले में पांचवें अक्षर, और प वर्ग वाले में पांचवें अक्षर, इनको हम लोग पंचमाक्षर भी बोलते हैं, और उसके बाद में को नासिक व्यंजन भी बोलते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें एक लॉजिक और भी है, क से लेके प तक। इसको देखिए, जो फिगर या डायग्राम बनाए हैं, का वर्ग। का वर्ग, कंठ हमारा यहाँ होता है, तालु हमारी यहाँ होती है छत के भाग में, मूर्धा हमारा यहाँ होता है छत के भाग में, दांत हमारा यहाँ होता है, और ओंठ हमारा सबसे बाहर होता है। ये एक सीरियल वाइज, सबसे पहले कंठ, फिर ताल, फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर ओंठ, इस क्रम से चलते हैं। आप लोगों को ऐसे जैसे न याद हो कि किसके बाद कौन आता है, दंत या ओष्ठ आता है, या हमारा मूर्धन्य आता है कि ताला भी आता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं ताल, इस पार्ट को कहते हैं कंठ, यहाँ जो हमारा पड़ता है इसको बोलते हैं मूर्धा। उसके बाद में हम लोगों के दांत बने होते हैं, इसको बोलते हैं दंत, और सबसे लास्ट में हम लोगों का होंठ पड़ जाता है। सबसे लास्ट में क्या पड़ता है? होंठ पड़ता है। तो यहाँ से भी ये सीरियल वाइज ही निकलते हैं।
अब यहाँ तक तो बात हो गई व्यंजन में। हम लोग यहाँ इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं, स वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं। अब हमारा ये और ये बच गया है। अंग अ ड़ ढ़। ध्यान देना ये ड नहीं है, ये हम लोग जो सड़क लिखते हैं, सड़क में जो अक्षर प्रयुक्त होता है, वर्ण प्रयुक्त होता है, ये वो है। पढ़ने में जो वर्ण प्रयुक्त होता है ये वो है, ढ नहीं है। ये ढ़ है और ये ड़ है। ठीक। अंग को हम लोग बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। इसको बोलते हैं विसर्ग। अंग को अनुस्वर बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को अगर पूछ लिया जाए तो कौन से कहते हैं या क्या कहते हैं, तो ये इनको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह। ये अंग और अह हमारे अयोगवाह हैं। और ये ड़ और ढ ये हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ये द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब मान लो जैसे यहां से कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। नासिक व्यंजन कौन से कहलाते हैं? ङ य ड़ न म। या नासिक व्यंजनों की संख्या पूछ ले 5। क से लेके म तक ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ ले 5 गुणे 5 इंटू 25 या 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की कितनी संख्या है? 4। अयोगवाह वर्णों की कितनी संख्या है? 2। द्विगुण व्यंजनों की कितनी संख्या है? 2। अब इससे आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं। बात आती है आघोष और साघोष व्यंजनों की। किसकी बात आती है? आघोष और साघोष व्यंजनों की बात आती है। तो ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, क्या है? हमारे जो स्पर्श व्यंजन हैं, इनके पहले और दूसरे अक्षर को हम लोग आघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले और दूसरे अक्षर को आघोष कहते हैं। ये क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये हमारे जो पहले और दो अक्षर हो गए, इनको हम लोग अघोष वर्ण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन कहते हैं। और बाकी जो हमारे ये क ग घ ङ, ये लास्ट में जो 3 बचे, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। पहले दूसरे को अघोष और तीसरे चौथे पांचवें को सघोष। और ये हमारा य रा ला वा, य रा ला वा, ये सघोष व्यंजनों में आता है। हा भी सघोष व्यंजनों में आता है। और स स स, ये तीनों हमारे अघोष में आते हैं। स स स, ये तीनों हमारे अघोष व्यंजन में आते हैं। और य रा ला वा हा, य रा ला वा हा, ये हमारे सघोष व्यंजनों में आते हैं। अब मान लो जैसे इसमें अगर पूछ ले आपसे कि अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8, 10 और 3, 13, ये हमारे अघोष व्यंजन होंगे। अगर सघोष व्यंजन की बात पूछ ले 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 4, 19 और 1, 20, ये हमारे सघोष व्यंजन हो जाते हैं। अब एक चीज और बचता है इसमें, अल्प प्राण और महाप्राण। क्या बचता है? अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का संबंध किससे होता है? प्राण को हम लोग वायु भी कहते हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में हमें कम वायु की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में
कम वायु की आवश्यकता होती है, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मतलब छोटा या कम, महाप्राण का मतलब होता है ज्यादा या बड़ा। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें कम प्राण या कम वायु की आवश्यकता होती है, हम लोग अल्प प्राण कहते हैं, और जिनको बोलने के लिए हमें ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है उनको हम लोग महाप्राण कहते हैं। ठीक, अब सबसे पहले इसको अल्प प्राण और महाप्राण सीखने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी भी इंग्लिश वर्जन से थोड़ा सिखाते हैं। जितने भी ये वर्ण हमारे हैं, किसको छोड़ के, च को छोड़ के, किसको छोड़ के, च को छोड़ के, जितने भी व्यंजन को इंग्लिश में लिखने के लिए हमको एच की आवश्यकता होती है वो हमारे सभी महाप्राण हैं। जैसे हमको ख लिखना है तो हम लोग लिखेंगे के एच, एच की आवश्यकता पड़ गई। जैसे हमको था लिखना है तो हम लोग लिखेंगे टी एच, ता सीधे लिख देंगे टी, लेकिन था के लिखने के लिए हमको एच की आवश्यकता पड़ती है। और चा इसमें एक अपवाद है, क्योंकि चा खुद लिखने में चा सी एच से बनता ही है, च सी एच से बनता है। इसको छोड़ के बाकी हमारे इसमें जितने भी व्यंजन हैं जिसको लिखने के लिए हमको एच की आवश्यकता पड़ती है, सब महाप्राण व्यंजन है। क्या है? सब महाप्राण व्यंजन है। ये स स स हा भी ये हमारे महाप्राण व्यंजन हैं। इसको आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। ऐसे व्यंजन जिसको हमको इंग्लिश में लिखने के लिए एच की आवश्यकता पड़ती है वो सभी हमारे महाप्राण व्यंजन हैं, और जो डायरेक्ट सिंगल अक्षर से लिखे जाते हैं वो अल्प प्राण व्यंजन है। सिर्फ इसमें अपवाद यही है कि च इसमें नहीं आता। चा ऐसा है कि इसमें एच आता भी है लेकिन ये अल्प प्राण है, महाप्राण नहीं है। बाकी इतने में जिसमें हमारे एच लगता है पूरा ये स्पर्श व्यंजन है, जिसमें भी एच लगेगा ये हमारे महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। सा स स हा भी ये हमारे महाप्राण में ही आते हैं। बाकी या र ला व ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। ये इस अक्षर के ये चारों हमारे महाप्राण में है, स स स ह। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ जो यूपी पुलिस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।